एलान न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। साउथ के मशहूर फिल्म निर्देशक पृथ्वीराज सुकुमारन ने मलयालम भाषा में एक फिल्म बनाई यल टू एम्पुरान, जो 27 मार्च को इस फिल्म के रिलीज होते ही संघ परिवार तिलमिला उठा। आरएसएस की पत्रिका ऑर्गेनाइजर ने फिल्म के निर्देशक पृथ्वीराज सुकुमारन को राष्ट्र विरोधियों की आवाज बताया। पत्रिका ने लिखा, ये इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि वे सेव लक्षद्वीप अभियान के प्रमुख चेहरों में से एक थे। इस अभियान के जरिए केंद्र सरकार द्वारा द्वीपों के आधुनिकीकरण के लिए लाए गए प्रगतिशील सुधारों का विरोध किया गया और इसे सांप्रदायिक रंग दिया गया। सीएए आंदोलन के दौरान भी उन्होंने विरोधियों को उठ खड़े होने के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने जामिया के छात्रों का समर्थन किया था और कहा था, क्रांति देश में ही जन्म लेती है। 29 मार्च को ऑर्गेनाइजर में प्रकाशित इस लेख में फिल्म पर तीखा हमला किया गया और उधर हिंदू दक्षिणपंथी समूह और भाजपा की शिकायतों के बाद फिल्म के सह निर्माता गोकुलम गोपालन से जुड़े ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने छापेमारी शुरू कर दी। वहीं फिल्म के निर्देशक पृथ्वीराज सुकुमारन को आयकर नोटिस भी मिला। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस फिल्म यल टू एम्पुरान में कुछ ऐसे दृश्य हैं जो 2002 के गुजरात दंगों से प्रेरित हैं। इस फिल्म की शुरुआत में जायद मकसूद के बचपन की कहानी दिखाई जाती है, जिसका किरदार निर्देशक पृथ्वीराज सुकुमारन ने खुद निभाया है। मसूद का पूरा परिवार एक दंगे में मारा जाता है। हालांकि फिल्म ने कभी भी स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि मसूद की पिछली कहानी गुजरात में हुई थी। फ्लैशबैक को बस 2002 भारत के रूप में पेश किया गया है। लेकिन फिल्म के शुरुआती क्रेडिट में हिंदू तीर्थ यात्रियों के साथ जलती हुई ट्रेन के दृश्य और दंगों की खबर वाली अखबारों की कतरनों को दिखाया गया है, जिसका संबंध 2002 के दंगों से मेल खाता है। मालूम हो कि गुजरात में दंगे 27 फरवरी 2002 को तब शुरू हुए जब गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आग लगा दी गई, जिसमें अयोध्या से लौट रहे 59 आरएसएस कार सेवकों की मौत हो गई थी। अगले कुछ दिनों में पूरे राज्य में जवाबी हिंसा की लहरें उठी। दंगों के दौरान सबसे घातक नरसंहार 28 फरवरी को अहमदाबाद के नरोदा पाटिया इलाके में हुआ था। इस हत्याकांड के दौरान 9 महीने की गर्भवती कौसर बानो का बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। एम्पुरान फिल्म में भी एक गर्भवती महिला के बलात्कार और हत्या को दर्शाया गया है। 2012 में एक ट्रायल कोर्ट ने नरोदा पाटिया नरसंहार के लिए 32 व्यक्तियों को दोषी ठहराया और सजा सुनाई। हालांकि बाद में कुछ दोषियों के फैसले को पलट दिया गया। विशेष न्यायाधीश ज्योत्सना याग्निक ने अपने फैसले में लिखा, यह मानवाधिकारों के उल्लंघन की एक स्पष्ट घटना थी, क्योंकि एक दिन के भीतर 97 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिसमें निहत्थी महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग शामिल थे। हिंसा के इस दरिंदगी की इंतहा का अंदाजा 20 दिन के एक मासूम बच्चे की हत्या से लगाया जा सकता है। 2012 में दोषी ठहराए गए लोगों में बाबू भाई पटेल उर्फ बाबू बजरंगी भी शामिल था, जो उस समय गुजरात में बजरंग दल का नेता था और हिंसा के पीछे मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक था। मोदी के पीएम बनने के बाद 2018 में उसके उम्र कैद की सजा को 21 साल की सजा में बदल दिया गया और तब से यह दरिंदा जमानत पर बाहर है। फिल्म में भी हिंसक भीड़ का नेतृत्व कर रहे युवक बलराज को बाबा बजरंगी के रूप में दिखाया गया है और उसे एक दक्षिणपंथी पार्टी का नेता बताया गया है। कांग्रेस ने फिल्म की सच्चाई दिखाने के लिए सराहना की है। वहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन तो 29 मार्च को अपने परिवार के साथ तिरुवनंतपुरम के लुलु मॉल में स्थित थिएटर में यह फिल्म देखने गए थे। फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर अपने विचार साझा करते हुए कहा कि फिल्म में देश में हुई एक अत्यंत क्रूर नरसंहार का संदर्भ दिया गया है, जिससे कुछ समूह नाराज हैं। उन्होंने फिल्म और इसके निर्माताओं के
खिलाफ चल रहे सांप्रदायिक नफरत अभियान की निंदा की और इसे लोकतंत्र के लिए हानिकारक बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है और इसे संरक्षित किया जाना चाहिए। कलाकारों और उनके कार्यों पर इस प्रकार का हमला लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। बहरहाल, बेगैरत हिंदुत्ववादियों के विवाद के बाद गोपालन ने सार्वजनिक रूप से कहा कि फिल्म किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाई गई थी और आवश्यक बदलाव किए जाएंगे। इसके तुरंत बाद निर्माताओं ने फिल्म से 2 मिनट 8 सेकंड का हिस्सा हटा दिया और कुछ डायलॉग को म्यूट कर दिया। अभिनेता मोहनलाल ने भी माफी मांग ली है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक फ्लैशबैक की शुरुआत में लिखे 2002 का भारत को बदलकर कुछ साल पहले कर दिया गया है। लूटपाट और वीराना दुकानों वाले दृश्य को छोटा कर दिया गया है। एक मंदिर और उसके सामने से दंगाइयों की गाड़ियां गुजरने वाले दृश्य हटा दिए गए हैं। ओपनिंग क्रेडिट से भाजपा सांसद सुरेश गोपी और IRS अधिकारी ज्योतिष मोहन को धन्यवाद देने वाला टेक्स्ट भी हटा दिया गया है। दंगों के दौरान महिलाओं पर हिंसा दर्शाने वाले कई दृश्य हटा दिए गए हैं। NIA का जिक्र म्यूट कर दिया गया है। उसके बावजूद फिल्म के निर्माता और निर्देशक को परेशान किया जा रहा है। वहीं ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के जीवन पर आधारित फिल्म फुले ज्योतिबा फुले की जयंती पर गुरुवार 11 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, लेकिन ब्राह्मण संगठनों की आपत्ति के बाद केंद्रीय फिल्म प्रसारण बोर्ड CBFC ने फुले फिल्म को निर्माताओं से कई जाति सूचक शब्दों को हटाने के लिए कहा है, जिसके परिणाम स्वरूप फिल्म की रिलीज को स्थगित कर दिया गया है। अब 21 अप्रैल को रिलीज की जाएगी। CBFC ने महार, मांग, पेशवाई और मनु की जाति व्यवस्था जैसे शब्दों को फिल्म से हटाने का निर्देश दिया है। सेंसर बोर्ड ने इन शब्दों को संवेदनशील कहा है। CBFC ने यह निर्देश ब्राह्मण महासंघ के अध्यक्ष आनंद दवे द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि फिल्म जातिवाद को बढ़ावा देती है और ब्राह्मणों को नकारात्मक रोशनी में चित्रित करती है। हालांकि फिल्म में जो कुछ बताया गया है वो सब कुछ सच्चाई पर आधारित है। इसके अलावा केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड CBFC ने संतोष नामी फिल्म की रिलीज को भी रोक दिया है। इस हिंदी फिल्म की समीक्षकों ने प्रशंसा की है, जिसे ऑस्कर के लिए UK की आधिकारिक एंट्री थी, जो सच्चाई पर आधारित है, जिसमें महिलाओं के प्रति नफरत, इस्लामोफोबिया और पुलिस हिंसा के चित्रण पर चिंता जताई गई थी। ब्रिटिश और फ्रांसीसी प्रोडक्शन हाउस द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित इस फिल्म को भारत में सभी भारतीय कलाकारों के साथ शूट किया गया था और हिंदी में फिल्माया गया था। दुनिया भर में प्रशंसा हासिल करने के बावजूद इस फिल्म को भारतीय दर्शकों के लिए बहुत संवेदनशील माना जा रहा है। इसके बरअक्स अति राष्ट्रवादी नैरेटिव से जुड़ी फिल्मों को न केवल मंजूरी मिलती है, बल्कि राज्य समर्थित प्रोमोशन भी होता है। जिस दिन संतोष नामी फिल्म को अस्वीकृति का सामना करना पड़ा, उसी दिन संसद में आधे अधूरे और सच्चे झूठे और कुछ मनगढ़ंत इतिहास पर आधारित संभाजी के जीवन पर बनी फिल्म छावा की विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे बड़े मंत्री स्क्रीनिंग में शामिल हुए। इस तरह का दोहरा मापदंड नया नहीं है। इस्लामोफोबिक प्रोपेगंडा के लिए बड़े पैमाने पर आलोचना की गई फिल्म द कश्मीर फाइल्स को न केवल मंजूरी दी गई, बल्कि प्रधानमंत्री द्वारा व्यक्तिगत रूप से समर्थन दिया गया और कई भाजपा शासित राज्यों में इसे टैक्स फ्री कर दिया गया। सरकार द्वारा किए गए स्क्रीनिंग में अधिकारियों और मंत्रियों ने
सार्वजनिक रूप से इसके नैरेटिव की प्रशंसा की। विभाजनकारी राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए सिनेमा का इस्तेमाल किया। इसी तरह द केरल स्टोरी, जिसने मुस्लिम विरोधी उन्माद को भड़काने के लिए धर्मांतरण पर आंकड़े गढ़े और बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, इसको राज्य का भारी समर्थन मिला और नेताओं ने तथ्य जांच करने वालों द्वारा इसके झूठ को उजागर करने के बावजूद इसे खुले तौर पर आंख खोलने वाली फिल्म के रूप में प्रचारित किया। केवल स्वीकृति से परे राज्य ने इन फिल्मों को सक्रिय रूप से वैचारिक उपकरण में बदल दिया है। सार्वजनिक संसाधनों और प्लेटफार्मों का इस्तेमाल करके उनकी पहुंच को बढ़ाया है। सिनेमा घरों पर स्क्रीनिंग बढ़ाने के लिए दबाव डाला गया। स्कूल और कॉलेज के छात्रों से इसे देखने को जबरदस्ती किया गया। इस बीच स्वतंत्र और आलोचनात्मक फिल्मों को बेइंतहा जांच, अनुचित सेंसरशिप की मांग और सीधे प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि केवल सत्तारूढ़ व्यवस्था के हितों को पूरा करने वाले नैरेटिव ही सार्वजनिक चर्चा पर हावी हों। यह केवल फिल्म सेंसरशिप के बारे में नहीं है, बल्कि यह सहमति बनाने के बारे में भी है। हालांकि संतोष और अन्य राजनीतिक रूप से असुविधाजनक फिल्में दबा दी जाती हैं, वहीं जो बहुसंख्यावाद के पीड़ित होने की भावना को बढ़ावा देती हैं, अल्पसंख्यकों का अपमान करती हैं और राज्य द्वारा किए गए हिंसा को सफाई प्रदान करती हैं, उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। खास तौर से छावा का हाल ही में राजनीतिक चर्चा में जिक्र किया गया है, वो भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा, जिन्होंने फिल्म को नागपुर हिंसा से जोड़ा। उक्त सांप्रदायिक झड़प 17 मार्च को भड़की थी, जब दक्षिणपंथी समूहों, जिनमें वीएचपी और बजरंग दल शामिल थे, ने औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग की थी। ये एक ऐसी मांग जो फिल्म की कहानी से भड़की हुई है। पुलिस हिंसा और जातीय उत्पीड़न की आलोचना करने वाली फिल्म को चुप कराते हुए ऐसी भावनाओं को बढ़ावा देने की राज्य की इच्छा भारत की सेंसरशिप नीतियों में स्पष्ट पाखंड को उजागर करती है। दोहरा मापदंड स्पष्ट है। संतोष को भारतीय स्क्रीन पर प्रतिबंध कर दिया गया है, जबकि छावा को राज्य द्वारा समर्थित मंच हासिल है। संतोष में सरकारी संस्थानों की आलोचना की गई है और वंचित आवाजों को उजागर किया गया है, जबकि छावा में एक ऐसी कहानी को दिखाया गया है जो समकालीन दक्षिणपंथी राजनीति के साथ सुविधाजनक रूप से जुड़ती है। ये चुनने का विकल्प कि किन कहानियों को बताया जाए और किन को बहुत विवादास्पद माना जाए। भारतीय सिनेमा में आलोचनात्मक चर्चा के लिए तेजी से सीमित स्थान को दर्शाता है। यह सिर्फ एक फिल्म के बारे में नहीं है। संतोष का दमन एक बड़े और ज्यादा परेशान करने वाले पैटर्न का संकेत देता है। सत्ता को चुनौती देने वाली आवाजों को व्यवस्थित रूप से चुप कराना, जबकि वैचारिक हितों की सेवा करने वाले नैरेटिव को बढ़ावा देना। अगर भारतीय सिनेमा को कलात्मक अभिव्यक्ति और सामाजिक आलोचना के लिए एक स्थान बनाकर रखना है, तो फ्री स्पीच के लिए इन बाधाओं को चुनौती देनी होगी। नहीं तो भारत का सांस्कृतिक परिदृश्य उसके कलाकारों द्वारा नहीं, बल्कि सच्चाई से डरने वाले सेंसर द्वारा आकार लेता रहेगा। अगर आप हमारे इन विचारों से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताइए। देखते रहिए ऐलान न्यूज लाइव। ऐलान न्यूज लाइव, हमारी खबर, आपका हौसला।